वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संजय द्विवेदी, आपके लिए अगला वीडियो लेक्चर लेकर। लास्ट वीडियो लेक्चर में जब हैश एंड स्लैग साइकिल के बारे में विस्तृत से पढ़ाया गया, C3 और C4 प्लांट के डिफरेंस बताए गए, C4 प्लांट क्यों एफिशिएंट है और मोर एडॉप्टेड है ये भी बताया गया, और उस दौरान आपसे 5 नए सवाल पूछे गए थे। अभी मैं उन 5 सवालों के जवाब देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सवाल और जवाब, क्वेश्चन एंड आंसर। पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज DCMU? DCMU इज ए हर्बिसाइड. It is a chemical which can kill herbs. DCMU stands for dichlorofenyl dimethylurea. DCMU causes inhibition of release of electron and evolution of oxygen during photolysis of water. DCMU can inhibit non-cyclic photophosphorylation, but cannot inhibit cyclic photophosphorylation because there is no photolysis of water. DCMU non-cyclic photophosphorylation को inhibit कर सकता है क्योंकि वहीं photolysis of water होती है। DCMU photolysis of water में इलेक्ट्रॉन के निकलने और ऑक्सीजन के इवोल्यूशन को चेक करता है। चूंकि फोटोलिसिस ऑफ वाटर होते ही नहीं साइक्लिक प्रोसेस में, इसलिए DCMU के प्रेजेंस में साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन है, इनहैंसमेंट इफेक्ट इज एब्सेंट इन विच फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म? वह कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके पास फोटोसिस्टम सेकंड नहीं होगा उसमें इनहैंसमेंट इफेक्ट नहीं। For enhancement effect, there is need of photosystem second, or in case of bacteria, there is no photosystem second. In case of bacteria, there is only one photosystem, PS first. The third question was, action spectrum for photosynthesis was studied by. It was Engelmann who studied action spectrum for photosynthesis. Fourth question and fifth question मिलते जुलते हैं। Assimilatory power of photosynthesis. Assimilatory power of photosynthesis is molecules of ATP and NADPH2, which can convert carbon dioxide into C6H12O6. कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में है, उसको यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए ग्लूकोज बनता है। इसको हम कार्बन का एसिमिलेशन या एसिमिलेशन ही कहते हैं। इस कार्य को कराने के लिए मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी और NADPH2 की जरूरत है, इसलिए इन दोनों मॉलिक्यूल को एक साथ फोटोसिंथेसिस में एस्पिरेटरी पावर कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन वाज रिड्यूसिंग पावर ऑफ फोटोसिंथेसिस। ध्यान रहे, ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन चाहिए, और इस हाइड्रोजन की सप्लाई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्जन के दौरान NADPH2 द्वारा होता है। इसलिए molecules of NADPH2 are considered as reducing power of photosynthesis, while molecules of ATP plus NADPH2 are considered as assimilatory power of photosynthesis. ये तो रहे क्वेश्चन आंसर, और आज के टॉपिक पे हम आते हैं। आज का टॉपिक है जो अलग अल्टरनेटिव मेथड है डार्क रिएक्शन का, CO2 फिक्सेशन और ग्लूकोज के फॉर्मेशन का, और उसका नाम है CAM। पूरा नाम है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म was discovered by Tink, TING, in Bryophyllum. Bryophyllum belongs to family Crassulaceae. Other plants in which crassulacean acid metabolism is reported are Opuntia, cactus, sedum, 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 aloe, aloe, Bryophyllum। ये भी पौधे हैं जिनमें एक विशेष प्रकार की डार्क रिएक्शन होती है। CAM crassulacean acid metabolism चलाने वाले प्लांट CAM plants are characterized by presence of scotoactive
स्टोमेटा। इनमें इनकी पहचान है इस फोटोएक्टिव स्टोमेटा का फायदा। C4 प्लांट की पहचान थी क्रेंजेनेट में, CM प्लांट की पहचान है इस फोटोएक्टिव स्टोमेटा की पहचान। इस फोटोएक्टिव स्टोमेटा आर दोज व्हिच ओपन एट नाइट and become closed during daytime. इनके स्टोमेटा दिन के समय बंद और रात के समय खुलते हैं। ऐसा क्यों है? Because most of the CM plants are succulent. Succulents are those plants which are xerophytes, जो xerophytes होते हैं और मुख्यतः सैंडी सॉइल में पाए जाते हैं। सैंड पार्टिकल का साइज बड़ा होने के कारण इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। जल को धारण करने की क्षमता बालू में, सैंड में कम होती है। ये जीरोफाइट है, जेरिक है, ड्राइड कंडीशन में रहते हैं। जेरिक होने के कारण इनकी लाइफ में पानी की प्रॉब्लम है। फिर ये पौधे वाटर के लॉस को रोकते हैं। वाटर का मैक्सिमम लॉस 98% तक ट्रांसपिरेशन होता है और ट्रांसपिरेशन का स्रोत मुख्य स्टोमेटा है। तो ये स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं उस समय जब तापमान ज्यादा रहता है। तापमान डे टाइम में ज्यादा रहता है, तो दिन के समय टेम्परेचर से होने वाले वाटर लॉस यानी ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए ये स्टोमेटा को क्लोज करते हैं। रात के समय टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, इसलिए स्टोमेटा को ओपन करते हैं। और वह स्टोमेटा जो दिन के बजाय रात को खुले और दिन में बंद रहे उसको हम स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। और यही स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा पहचान है कैन प्लांट्स की। इससे आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर क्या स्टोमेटा के बंद करने मात्र से इनकी पानी की जरूरत पूरी हो गई? तो आप बात को समझिए। प्लांट्स यूटिलाइज ओनली 1 to 2% of total absorbed water. It means they transpire about 90% of total absorbed water. यानी पौधे ट्रांसपायर करते हैं कुल एब्जॉर्प्शन के 98% वाटर को और यूज करते हैं एक से अधिकतम 2% को। अब जरा बात समझिए, यदि कोई प्लांट एक दिन ट्रांसपिरेशन रोक लिया तो वह अगले 98 डेज तक बिना पानी को यदि अपनी बॉडी में होल्ड कर ले तो बिना एब्जॉर्प्शन के भी सर्वाइव कर सकता है। पानी को अपनी बॉडी में होल्ड करने के कारण इन जीरोफाइट्स को हम सकुलेंट्स कहते हैं। यानी इनकी लाइफ में यदि 1 साल पानी न भी मिले, सिर्फ ये 3-4 दिन ट्रांसपिरेशन को रोक लें तो इनका साल कट जाएगा, यानी पानी की समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इस समस्या से एक नई समस्या खड़ा है। फोटोसिंथेसिस के दौरान डार्क रिएक्शन करने के लिए CO2 चाहिए। CO2 जिस स्रोत से आएगी, गैस का एक्सचेंज जहां से होगा, दैट इज द स्टोमेटा। और फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट रिएक्शन भी चाहिए। लाइट रिएक्शन जब होगी तो दिन का समय होना चाहिए और ये पौधे दिन के समय स्टोमेटा को बंद रखेंगे, यानी लाइट रिएक्शन तो होगा लेकिन CO2 अवेलेबल नहीं, एक नई समस्या बन सकती। और जब रात होगी तो लाइट रिएक्शन नहीं होगा, CO2 अवेलेबल हो सकती है। बिना लाइट रिएक्शन के डार्क रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इन पौधों में एक नई समस्या। इस समस्या का निजात पाने के लिए ये प्लांट्स रात के समय स्टोमेटा को ओपन करते हैं और उसी समय CO2 गैस को स्टोर करते हैं अपनी बॉडी में। उनको मैलिक एसिड के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। द स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड ड्यूरिंग नाइट कंडीशन बाय कैम प्लांट्स इज नोन एज डार्क एसिडिफिकेशन। हम मैकेनिज्म को समझाते हैं। रात का समय है, एट नाइट कंडीशन है, रात के समय स्टोमेटा का नेचर ओपन होगा। स्टोमेटा ओपन क्यों? ये स्टोमेटा स्कोटोएक्टिव ओपन होने के कारण CO2 का एक्सचेंज करा सकते हैं। रात हो या दिन रेस्पिरेशन तो होगी। रेस्पिरेशन एरोबिक हो या एनारोबिक, ग्लाइकोलिसिस तो होगी। ग्लाइकोलिसिस होने पे ग्लूकोज का कन्वर्जन फास्फोइनाल पाइरुवेट में होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। और यह फास्फोइनाल पाइरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड को रात के ही समय जब स्टोमेटा ओपन है एक्सेप्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्को और फाइनली ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड। यह ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मैलेट में कन्वर्ट होगी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ऐसा होते समय NAD+ का कन्वर्जन
NADH2 में होता है, और जब ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से मैलेट बनती है तो यही NADH2 NAD+ में कन्वर्ट हो जाता है। इस मैलेट को 2 प्रोटॉन दे दें, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो डिस्चार्ज हो जाएगी और यह खुद कन्वर्ट हो जाएगी मैलिक एसिड में। दिस मैलिक एसिड is stored in vacuoles। इस तरह से हम देखते हैं कि कैम प्लांट नाइट कंडीशन में CO2 गैस को मैलिक एसिड के फॉर्म में वैक्यूल में स्टोर करते हैं। टोटल प्रोसेस of CO2 storage into malic acid inside vacuole is known as dark acidification। ध्यान रखना है, C3C4 प्लांट के स्टोमेटा फोटो एक्टिव होते हैं, वो दिन में खुलते हैं, रात को बंद रहते हैं और उनमें डार्क एसिडिफिकेशन नहीं होता। अब नाइट कंडीशन कंप्लीट हो गई, CO2 स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड, लेकिन लाइट रिएक्शन न होने से ATP और NADPH2 अवेलेबल नहीं होगी और इस वजह से यहाँ फोटोसिंथेसिस अभी भी पॉसिबल नहीं है। फोटोसिंथेसिस के लिए डे टाइम का होना जरूरी है। डे टाइम होने पर स्टोमेटा का नेचर, स्टोमेटा आर क्लोज्ड, CO2 अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैलिक एसिड है। यही मैलिक एसिड जो रात को स्टोर हुई थी वैक्यूल्स में, वो निकलेगी, निकलकर इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन होने से CO2 गैस डिस्चार्ज होगी। इस CO2 गैस को RUBP के प्रेजेंस में एक्सेप्ट किया जाएगा, फास्फोग्लिसरिक एसिड बनेगी और अंततः C3 साइकिल चलेगी। C3 साइकिल चलने के साथ साथ ग्लूकोज का निर्माण होगा और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। CO2 बनने के साथ साथ पायरुविक एसिड भी बनता है और यही पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट था। फिर से प्रोसेस को हम समझा दे रहे हैं। CM प्लांट की मैकेनिज्म में दिन के समय स्टोमेटा क्लोज और रात के समय खुलता है। रात के ही समय स्टोमेटा जब ओपन होता है तो CO2 गैस का स्टोरेज हो जाता है। यह CO2 गैस CPEP के द्वारा एक्सेप्ट होगी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्को और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनेगा। इससे मैलेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में मैलेट बनेगा। मैलेट को प्रोटॉन मिलकर डिस्चार्ज कर देंगे, नॉन रिएक्टिव कर देंगे, मैलिक एसिड हो जाएगा और इसका स्टोरेज वैक्यूल्स में होगा। और इस टोटल स्टोरेज ऑफ CO2 प्रोसेस को मैलिक एसिड में वैक्यूल के अंदर हम डार्क एसिडिफिकेशन कहते हैं, जो कि C3 और C4 प्लांट में नहीं है। ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमेटा आर क्लोज्ड बट stored malic acid will be decarboxylized to give rise CO2, and this CO2 is again accepted by RUBP with the help of enzyme Rubisco to drive C3 cycle and synthesize glucose। ऐसा माना जाता है CM plants can perform photosynthesis even at temperature 55 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रोसेस को बना लेंगे, समझ लेंगे। जहां नहीं समझ में आएगा वहां आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे पूछ सकते हैं, आपका आंसर हम जरूर देंगे। थैंक यू सो मच। इस तरह से हम लोग डार्क रिएक्शन का तीनों ढंग C3, C4 एंड CM के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यानी मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यह जो मैकेनिज्म हमने आपको पढ़ाया, यह बैक्टीरिया पे लागू नहीं होता। उस बैक्टीरिया पे लागू नहीं होता जिनके पास बैक्टीरियो क्लोरोफिल है। जिनके पास बैक्टीरियो क्लोरोफिल है उनकी मैकेनिज्म, अभी जो हम लोग जनरल मैकेनिज्म जो पढ़े हैं लाइट और डार्क रिएक्शन की, इससे उनकी डिफरेंट होती है। अब हम उस डिफरेंस को बताएंगे जो सामान्यतः बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में होता है और जनरल फोटोसिंथेसिस में, जनरल प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस में नहीं होता है। एक एक करके आपको बताते हैं। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, ये बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस है और इस साइड में हमने
जनरल फोटोसिंथेसिस के बारे में जो पढ़ रखे हैं हम लोग, उसके बारे में बताएंगे। पहला तो ये, बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन केस ऑफ बैक्टीरिया इज क्रोमैटोफोर्स, जबकि सामान्य पौधों में फोटोसिंथेसिस की साइट क्लोरोप्लास्ट। ये बात रेड एलगी पे नहीं लागू होती, वहां साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस रोडोप्लास्ट है। ब्राउन एलगी में साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस फियोप्लास्ट है। अन्य सभी प्लांट्स के लिए क्लोरोप्लास्ट है और बैक्टीरिया केस में क्रोमैटोफोर है। दूसरी बात, क्वांटासोम contains only 50 chlorophyll molecules, 50 chlorophyll molecules, जो कि जनरल क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्वांटासोम था उसमें क्लोरोफिल की संख्या लगभग 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स थे। डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस, बैक्टीरिया लोग फोटोसिंथेसिस में जिस लाइट का यूज करते हैं इट इज इंफ्रारेड लाइट। जनरल प्लांट्स जिस लाइट का यूज करते हैं इट इज विजिबल लाइट। अगला डिफरेंस, इन केस ऑफ बैक्टीरिया देयर इज ओनली वन फोटोसिस्टम व्हिच इज कॉल्ड फोटोसिस्टम फर्स्ट। बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही फोटोसिस्टम होता है, उसको हम फोटोसिस्टम फर्स्ट कहते हैं, जबकि सामान्य पौधों में 2 फोटोसिस्टम थे, उनको फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड कहते हैं। बैक्टीरिया में जो एक फोटोसिंथेसिस होता है उसका रिएक्शन सेंटर P890 है, जबकि जो जनरल प्लांट्स में फोटोसिस्टम होते हैं उनके रिएक्शन सेंटर PS फर्स्ट के P700, PS सेकंड के P680 होता है। P890 का मतलब ही है कि यह विजिबल रेंज के बाहर है। विजिबल रेंज 760 के आगे नहीं होती। इंफ्रारेड रीजन उसके बाद होता है, ये उसी रीजन में पड़ेगा। इसको देख के ही, यानी रिएक्शन सेंटर को ही देख के आइडिया लग गया कि यूज होने वाली लाइट बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में विजिबल नहीं, इंफ्रारेड लाइट है। अगला, फोटोसिस्टम सेकंड एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में। इसके एब्सेंट होने से इनहैंसमेंट इफेक्ट नहीं होता, जबकि जनरल प्लांट्स में इनहैंसमेंट इफेक्ट होता है। यही नहीं, फोटोसिस्टम सेकंड न होने से ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होता, जबकि अन्य प्लांट्स में होता है। फोटोसिस्टम सेकंड न होने से फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होती, जो कि अन्य प्लांट्स में होता है। यानी वह सारी चीजें जिसका संबंध फोटोसिस्टम सेकंड से था वो सब अब नहीं हो पा रही है। एक और बात, फोटोसिस्टम सेकंड न होने से इनहैंसमेंट इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, जबकि इनहैंसमेंट इफेक्ट फोटोसिंथेसिस जो जनरल प्लांट्स की थी उसमें था। एक और बड़ी बात हम ऊपर का मिटा के आपको बता रहे हैं, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में C टाइप ऑफ साइटोक्रोम यूज होते हैं। साइटोक्रोम्स आर कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कैरियर साइटोक्रोम है सेल के अंदर। हाइड्रोजन का कैरियर कोएंजाइम है, NAD प्लस, NADP प्लस, ऐसा। साइटोक्रोम का जो टाइप जनरल प्लांट्स में यूज होता है वो है B टाइप, बोलते हैं साइटोक्रोम B6। जब बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस होगी, लाइट रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो वहां B टाइप नहीं C टाइप के साइटोक्रोम यूज होगा। ये भी ध्यान रखने की बात। बैक्टीरिया के केस में हाइड्रोजन की सप्लाई अल्टीमेटली
H2S के द्वारा की जाती है, जबकि अन्य प्लांट्स में H2O के द्वारा की जाती है। इसीलिए अन्य प्लांट्स ऑक्सीजन को इवॉल्व करते हैं, जबकि बैक्टीरिया सल्फर का इवोल्यूशन करते हैं। ये 8-10 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जो याद रखना था कि वो जनरल फोटोसिंथेसिस से डिफर है। आपको जो पढ़ाया गया था वो बैक्टीरिया के लिए नहीं था। बैक्टीरिया में भी साइनोबैक्टीरिया जनरल प्लांट की तरह ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। फर्स्ट फोटोसिंथेटिक प्लांट इवोल्यूशन में ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया ही थे। उसी के इवोल्यूशन के साथ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन इकट्ठा होने लगी और इसका नेचर रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग हो गया। हम दोहरा दे रहे हैं, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस जिस जगह पे चलती है उसको क्रोमेटोफोर कहते हैं। बैक्टीरियल क्वांटासोम में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की संख्या 50 होती है, जबकि अन्य पौधों में 230 होती है। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस जिस लाइट का यूज करता है वो इंफ्रारेड लाइट है। अन्य पौधे विजिबल लाइट का यूज करते हैं। बैक्टीरिया में एक ही फोटो सिस्टम होता है, उसको हम पीएस फर्स्ट कहते हैं, जबकि अन्य पौधों में पीएस सेकंड और फर्स्ट दोनों होते हैं। बैक्टीरिया में जो फोटो सिस्टम एक होता है उसका रिएक्शन सेंटर P890 है, जो कि इंफ्रारेड रीजन में आता है। अन्य प्लांट्स में जो फोटो सिस्टम 1 है उसका रिएक्शन सेंटर P700, जो पीएस सेकंड है उसका रिएक्शन सेंटर P680 है। पीएच सेकंड न होने से इनहैंसमेंट इफेक्ट बैक्टीरिया में ऑब्जर्व नहीं होता, फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होती, ऑक्सीजन का एवोल्यूशन नहीं होता और इनहैंसमेंट इफेक्ट भी नहीं दिखता। ये सारी चीजें जनरल प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस में दिखती हैं। लास्ट में जो बात बताई गई बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन इन बैक्टीरिया इज सी टाइप साइटोक्रोम्स, व्हाइल इन अदर प्लांट्स इट इज बी टाइप साइटोक्रोम्स। अब लास्ट में आता है कि बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस करने वाले कुछ पौधों के नाम या समूहों के नाम, हम उनके नाम भी बताते हैं। एक को बोलते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, उसका एक उदाहरण है क्लोरोबियम। दूसरा एक समूह है उसको बोलते हैं हम लोग पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, उसका एक उदाहरण है क्रोमेटियम। और एक तीसरा भी समूह है जिसको बोलते हैं नॉन सल्फर बैक्टीरिया और इसका उदाहरण है रोडोस्पाइरल। एक और खास बात, सारे बैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी छोड़कर सारे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो निश्चित तौर पे एनएरोबिक होते हैं। ऑल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर एनएरोबिक, ये भी बात याद रखेंगे। अब हम आपको पिछली क्लास में पूछे गए सवाल का आंसर जो हमने शुरू में दे दिया था, अगली क्लास के लिए जो क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं अब उसकी बारी है। अब हम क्वेश्चंस लेते हैं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस बार हम क्वेश्चंस लेक्चर के लास्ट में अपलोड कर रहे हैं, तो जो लोग लास्ट तक लेक्चर हमारा सुनेंगे वही इस क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे, सुन पाएंगे। कोशिश करिए कि लास्ट तक लेक्चर को सुनिए जिससे आपको टॉपिक का पूरा ज्ञान हो सके। हम 5 क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहे हैं, इनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में आकर दीजिएगा और उसमें यदि कोई क्वेरी होगी वो भी आप पूछ सकते हैं, उसका आंसर हम आपको देंगे। हम एक एक करके क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूसिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन C4 साइकिल। हम क्वेश्चन दोहरा रहे हैं, कितने ATP और NADPH2 की जरूरत होती है एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिड्यूस कराने के लिए C4 साइकिल के द्वारा। C4 साइकिल के द्वारा यदि एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिड्यूस कराया जाए तो कितने ATP मॉलिक्यूल्स और NADPH2 मॉलिक्यूल्स की जरूरत होगी। द क्वेश्चन नंबर 2 इज, why there is no photorespiration in C4 plant। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, क्यों, क्या कारण है। द क्वेश्चन नंबर 3 इज, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन, किन पौधों में ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और चौथा और पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
तजी निज मन मुकुरु सुधार। चौथा क्वेश्चन है, सनफ्लावर is an example of C3 plant or C4 plant or C. सनफ्लावर किसका एग्जाम्पल है? C3 का है, C4 का है या कैन प्लांट का है? लास्ट और फिफ्थ क्वेश्चन है, पाइन एप्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ C3 और C4 और C. बहुत ही सिंपल है, हमें आशा है कि इसका जवाब सभी लोग दे लेंगे और आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आकर देंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में C4 साइकिल के बारे में पढ़ाया गया था और उसके ढेर सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में आके जवाब दिया है, मुझे बहुत खुशी हुई है। लेकिन अधिकांश लोगों ने ग्रेट और गुड और इंफॉर्मेटिव ऐसे ही शब्दों का उपयोग किया है। एक दो लोगों ने आंसर देने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि आप अपने आंसर दें, जिससे कि मुझे ये पता चले कि आपको इससे क्या फायदा हुआ। हम उन लोगों के नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने कमेंट बॉक्स में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मैं उनके नाम जल्दी जल्दी ले रहा हूं, उनकी संख्या ज्यादा है, लिस्ट लंबी है। अयूब, निदा, शुभदेव, मोनी पात्रा फ्रॉम आसाम, राहुल, सैंडी बाबा, प्रिया पटेल, यश दास, आरिफ, ज्योति, कीर्ति, संजू मैती, नयाब, अभी कुंटल, जुनैद, राणा, बैक बेंचर, पप्पू राज, सरस्वती मौर्य, हैरी पांडे एंड अर्पित पांडे। इन दो लोगों ने तो कमेंट बॉक्स में आके अपना आंसर देने की कोशिश की है, रेगुलर दे भी रहे हैं। मेरी इच्छा ये है कि आप सब लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पूछे गए सवालों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू सो मच।